हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल मैथ यूथ पर। हम लोगों ने राजभाषा की क्लासेस की सीरीज़ शुरू की है। 2 वीडियो हो चुके हैं, ये तीसरी वीडियो है। अगर आपने प्रथम 2 वीडियो नहीं देखा है तो मेरे चैनल को विजिट करके वहाँ से देख सकते हैं। और आपको इसकी PDF चाहिए तो मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप PDF एक्सेस कर सकते हैं। चलिए हम लोग तीसरे वीडियो में, जैसे कि पहले वीडियो में राजभाषा का सिलेबस डिस्कस किया गया था और दूसरे वीडियो में महत्वपूर्ण भाषाओं और उनके संशोधन और लिपियाँ पढ़ी गई थी। तीसरे वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे संवैधानिक अनुच्छेद, जो कि 343 से 351 तक है। चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो में आप पहली बार हैं मेरे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए अगर आपको अच्छा लगे राजभाषा पढ़कर। चलिए शुरुआत करते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेदों में से एक है, क्योंकि यह भारत संघ की राजभाषा को परिभाषित करता है। क्या करता है? भारत संघ की राजभाषा को यह परिभाषित करता है। अब हम लोग पढ़ेंगे 343 में क्या क्या बातें कही गई है और उनको जानेंगे कि उनसे क्वेश्चंस कैसे आते हैं। अनुच्छेद 343 का जो टाइटल है वो है संघ की राजभाषा। इसमें प्रथम बिंदु में बोला गया है आधिकारिक भाषा और लिपि। क्या? जो आधिकारिक भाषा है संघ की और जो लिपि है उसके बारे में बोली गई है। तो बोली गई है संघ की राजभाषा हिंदी होगी। जो संघ है उसकी भाषा क्या होगी? हिंदी होगी। और कौन सी हिंदी? जिसकी लिपि देवनागरी होगी। और भारतीय अंकों का जो रूप है वो अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा, जैसे 1 2 3 होगा, ना कि देवनागरी अंक। ये जो 1 2 3 है ये देवनागरी है और जो ये है इनका अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप है। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा कि ये जिसे हम लोग सोचते हैं कि ये अंग्रेजी के शब्द हैं, ये अंग्रेजी के नहीं है, यह भारतीय अंकों का रूप अंतर्राष्ट्रीय रूप है। बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन रहता है जब आप हिंदी में काम कीजिएगा और इन अंकों का प्रयोग कीजिएगा 1 2 3 का, तो वो बोलेंगे आप तो अंग्रेजी के अंकों का प्रयोग कीजिए, आप कर रहे हैं, आप देवनागरी के अंकों का मतलब ये जो इन अंकों का प्रयोग कीजिए ये हिंदी के हैं। आप उन्हें प्रेम पूर्वक समझाइए कि ये अंतर्राष्ट्रीय मानक है, ये हिंदी से ही लिए गए हैं। समझ में आया आप लोगों को? अनुच्छेद 343 के बिंदु 1 में क्या बोला गया है कि जो भाषा और लिपि होनी चाहिए संघ की भाषा के बारे में। संघ की भाषा क्या होगी? हिंदी। और लिपि क्या होगी? देवनागरी। और भारतीय अंकों का रूप क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय रूप। आगे हम लोग पढ़ते हैं। इसके दूसरे बिंदु में क्या बोला गया है कि 15 वर्ष की संक्रमण अवधि की बात की गई है। संविधान लागू होना, संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 से 15 वर्ष की अवधि तक, अर्थात 1965 तक संघ के सभी आधिकारिक कार्यों के लिए अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहेगा जैसे कि पहले होता था। मैंने उस दिन भी बताया था जब मैं बता रहा था आर्टिकल 120 कि मैं अपने आप को फील कीजिए कि अभी संविधान बना है, अभी भारत आज़ाद हुआ है, तो पहले से जो कार्य अंग्रेजी में हो रहे थे उनको इमीडिएटली तो हम हिंदी में नहीं ना कर सकते हैं। इसलिए ये 15 वर्ष की अवधि दी गई है, जिसे आर्टिकल 343 के दूसरे बिंदु में बोला गया है कि 15 वर्ष की अवधि तक संघ के सभी आधिकारिक कार्यों में अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहेगा जैसे चलता आ रहा था। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। अनुच्छेद 343 के तीसरे बिंदु में बोला गया है संसद की शक्ति। इसमें संसद की शक्ति के बारे में है चर्चा। यह खंड संसद को यह अधिकार देता है कि वह 15 वर्ष की अवधि बीत जाने के बाद भी कानून बनाकर अंग्रेजी का प्रयोग जारी रख सकती है। इस शक्ति का प्रयोग करके संसद ने राजभाषा अधिनियम 1963 पारित किया, जिससे आज भी अंग्रेजी का प्रयोग जारी है।
मतलब संसद को यह शक्ति दी गई कि 15 वर्ष के समाप्त होने पर, हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि 15 वर्ष के बाद या अंग्रेजी शब्द का लोप कर दिया जाएगा आर्टिकल 120 में, कि अंग्रेजी को हटा दिया जाएगा। लेकिन 343 के तीसरे बिंदु में संसद को यह शक्ति दी गई कि संसद अगर चाहे तो 15 वर्ष की अवधि बीत जाने के बाद भी कानून बनाकर अंग्रेजी का प्रयोग जारी रख सकती है। अब आर्टिकल 343 का मूल सार हम बता देते हैं संक्षिप्त में। इसमें 3 बिंदुओं पर चर्चा है। पहले बिंदु में बोला गया है भाषा कौन सी होगी, हिंदी, लिपि होगी देवनागरी, और अंक कैसे होंगे, भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। दूसरे बिंदु में बोला गया है कि 15 वर्ष के अवधि तक सभी कार्यों में अंग्रेजी जैसे चल रही थी सुचारू रूप से वैसी चलती रहेगी। और तीसरे बिंदु में बोला गया है कि 15 वर्ष की अवधि के बाद संसद चाहे तो अंग्रेजी के प्रयोग को जारी रख सकती है। समझ में आया होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं आर्टिकल 344। 344 में 2 बिंदुओं पर चर्चा है, मूलतः 2 चीज़ों पर, एक आयोग है और दूसरी समिति। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 344 राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति के गठन से जुड़ा है। यह अनुच्छेद एक तरह से रोडमैप तैयार करता है कि कैसे संघ के सरकारी कामकाज में धीरे धीरे हिंदी का प्रयोग बढ़ाया जाएगा। देखिए, राजभाषा आयोग का गठन, इसमें मूलतः 6 बिंदुओं पर चर्चा है, जिसमें प्रथम बिंदु पर बोला गया है कि राजभाषा आयोग का गठन। आयोग का गठन किस प्रकार होगा? संविधान के लागू होने के 5 वर्ष बाद और फिर हर 10 वर्ष बाद राष्ट्रपति एक आयोग का गठन करेंगे। इस आयोग में एक अध्यक्ष होगा और 8वीं अनुसूची में शामिल विभिन्न भाषाओं के प्रतिनिधि सदस्य होंगे। पहला राजभाषा आयोग कब आया था? 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में गठित किया गया था। तो यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं कि पहला आयोग कब गठित हुआ, ईयर पूछता है, और उसके अध्यक्ष कौन थे वो भी पूछा जाता है, और ये भी पूछा जाता है कि किस आर्टिकल के तहत आयोग का गठन किया जाता है। तो हम लोग डिस्क्रिप्शन पढ़ने के साथ साथ क्वेश्चंस कैसे एराइज होते हैं एग्जाम में वो भी डिस्कस कर रहे हैं, जिससे आपको समझ में आया कि हम लोग इस पैसेज को क्यों पढ़ रहे हैं। पैसेज को पढ़ना हमारा उद्देश्य नहीं है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना हमारा मोटिव है, लेकिन क्वेश्चंस एराइज तो पैसेज से ही होंगे ना। जैसे इस पैसेज में बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कोई एग्जाम में पूछ दिया जाएगा कि संविधान लागू होने के कितने वर्ष बाद आयोग का गठन किए जाने का प्रावधान है। तो यहाँ आप अगर पढ़े रहिएगा 2-3 बार, तभी ना आप क्वेश्चंस का आंसर सॉल्व कर पाइएगा कि 5 वर्ष बाद, तत्पश्चात 10 वर्ष बाद। और यहाँ से और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं कि इस आयोग में कितने अध्यक्ष होते हैं, और इसमें कौन इसमें प्रतिनिधि सदस्य होते हैं। तो प्रतिनिधि सदस्य के रूप में कौन कार्य करते हैं? 8वीं अनुसूची के जो सदस्य होते हैं, शामिल सदस्य होते हैं, वही यहाँ पर प्रतिनिधि सदस्य के रूप में कार्य करते हैं। और ये जो बीजी खेर है 1955, इनसे तो क्वेश्चंस लगभग आते ही रहता है हर एग्जाम में, हर साल, मतलब प्रत्येक वर्ष। अब हम लोग दूसरे बिंदु पर चर्चा करेंगे 344 का। इसमें आयोग का कर्तव्य के बारे में चर्चा की गई है। आयोग राष्ट्रपति को निम्नलिखित विषयों पर सिफारिश देगा। संघ के सरकारी कार्यों में हिंदी का अधिक से प्रयोग कैसे हो। आयोग मतलब आप लोग समझ रहे हैं ना, जो ऑफिसर्स होते हैं, जो नियुक्त होते हैं, वो लोग आयोग होते हैं। और समिति में सदस्य होते हैं जो राजनेता लोग होते हैं, वो लोग समिति के सदस्य होते हैं। तो सिफारिशें तो वही देंगे ना जो कुछ जानते हों, पढ़कर आए हों, वही लोग आयोग के सदस्य बनेंगे। संघ के सरकारी कार्यों में हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग कैसे करें, अंग्रेजी के प्रयोग पर रोक या कमी कैसे लगाई जाए, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की भाषा क्या हो, संघ के विशेष उद्देश्य के लिए अंकों का रूप क्या हो। तो मूलतः 4 से 5 कार्य है। पहला तो हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग, दूसरा अंग्रेजी के प्रयोग पर कमी या रोक, तीसरा उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय, इसे हम लोग संक्षिप्त में विधि की भाषा कहते हैं। विधि मतलब जहाँ पर उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय को एक साथ विधि बोलते हैं हम लोग, विधि की भाषा क्या होगी। उसके बाद अंकों का रूप क्या होगा,
और इसमें आता है कि हम लोग पत्राचार कैसे करते हैं, उसको भी आप लोग ऐड कर लीजिएगा 5वें बिंदु के रूप में। ये है आयोग के 5 कर्तव्य। 5वां कर्तव्य है कि ये पत्राचार कैसे करें। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे संसदीय राजभाषा समिति। आयोग के बाद हम लोग पढ़ेंगे समिति। आयोग की सिफारिशों की समीक्षा करने के लिए एक समिति का गठन किया जाता है। मतलब जो ऑफिसर्स होते हैं वो कुछ कानून वगैरह बनाएंगे, उसके बाद वो समिति के पास जाएगी और वो राजनेता लोग उस पर से डिस्कशन करेंगे। और इनकी सदस्य संख्या कितनी होती है समिति की? 30 सदस्य होते हैं, 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। यहाँ से भी क्वेश्चंस बनता है कि संसदीय समिति में कितने सदस्य होते हैं, लोकसभा से कितने होते हैं, राज्यसभा से कितने होते हैं। ये सदस्य अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुने जाते हैं। इनका कार्य क्या है? यह समिति राजभाषा आयोग की सिफारिशों की जांच करती है और राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंपती है। मतलब आयोग जो रिपोर्ट बनाती है, जो सिफारिशें देती है, उसमें काट छाट कर ये समिति अपनी रिपोर्ट बनाती है और उसको राष्ट्रपति को भेजती है। यही उनका मुख्य कार्य है। ये वीडियो लंबा होने वाला है, तो इसलिए आप वीडियो को थोड़ा स्पीड करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं तो आस्ते आस्ते बता रहा हूँ, इससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी स्पीड करके पढ़ने में। अब हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 345, राज्य की राजभाषा या राजभाषा। इसका शीर्षक क्या है? अनुच्छेद 345 मतलब राज्य की राजभाषा या राजभाषा। इसमें कहा गया है राज्य को भाषा चुनने का अधिकार दिया गया है। किसी राज्य का विधानमंडल कानून बनाकर उस राज्य में प्रयोग होने वाली एक या एक से अधिक भाषाओं को या हिंदी को उस राज्य के सभी या किन्हीं सरकारी उद्देश्यों के लिए राजभाषा के रूप में स्वीकार कर सकता है। उदाहरण, उत्तर प्रदेश ने हिंदी के साथ साथ उर्दू को भी दूसरी राजभाषा के रूप में स्वीकार किया है। अब इस आर्टिकल का संक्षिप्त मैं बता दूं। कोई राज्य है, वो अगर चाहे तो किसी भाषा को अपने राज्य काज की कार्य के लिए चुन सकती है। अगर उसने किसी भाषा को नहीं चुना तो जो अंग्रेजी पहले से चलती आ रही है वह चलती रहेगी। समझ में आया आप लोगों को? यही इसके दूसरे बिंदु में बोला गया है, अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहना। जब तक राज्य का विधानमंडल कानून बनाकर कोई नई राजभाषा तय नहीं कर लेता, तब तक उस राज्य में उन सभी सरकारी कार्यों के लिए अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहेगा जिनके लिए संविधान लागू होने से पहले हो रहा था। अगर आपने कोई भाषा को नहीं चुना है आज़ादी के बाद, तत्पश्चात तो आप वहाँ पर अंग्रेजी जैसे चलती आ रही थी चलती रहेगी। अगर आपने किसी विशेष भाषा का चयन कर लिया है अपने राजकाज के लिए, अपने राज्य के अंतर्गत, तो उस भाषा का प्रयोग किया जाएगा। यही है आर्टिकल 345। अब हम लोग पढ़ते हैं आर्टिकल 346। इसमें बोला गया है आधिकारिक पत्राचार की भाषा। इसमें पत्राचार कैसे करेंगे इसकी चर्चा है। संघ केंद्र के कार्यों के लिए जो भाषा निर्धारित है वर्तमान में, वही भाषा हिंदी और अंग्रेजी, और एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच पत्राचार के लिए उपयोग की जाएगी। किसी राज्य और संघ केंद्र के बीच पत्राचार के लिए उपयोग की जाएगी। इसका मतलब यह है, जब हम लोग केंद्र से राज्य के बीच पत्राचार करेंगे तो जो केंद्र की भाषा है उसी भाषा में हमें करना पड़ेगा, जो भाषा उस समय चल रही होगी। मतलब जो पत्राचार के दौरान जो भाषा अस्तित्व में होगी उसी भाषा में पत्राचार किया जाएगा। और बोला गया एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच पत्राचार के लिए उपयोग की जाएगी। राज्य अपना किसी भी भाषा में कर सकता है। यहाँ आगे लिखा हुआ है, राज्यों के बीच आपसी समझौता। यदि दो या दो से अधिक राज्य आपस में यह समझौता कर लेते हैं कि वे अपने बीच पत्राचार के लिए हिंदी का प्रयोग करेंगे तो वे ऐसा कर सकते हैं। जैसे कि यही कारण है कि क क्षेत्र के राज्य जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश और 2 राज्य है मध्य प्रदेश और राजस्थान आपस में हिंदी में पत्र व्यवहार करते हैं।
उन्होंने समझौता कर रखा है, इसलिए वो लोग हिंदी में पत्राचार करते हैं। और संघ के साथ कहना है तो संघ की जो भाषा चल रही है हिंदी और अंग्रेजी, उसमें करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 347। ये जो अनुच्छेद है हम लोग इतना डिस्क्रिप्शन पढ़ रहे हैं, इसका बस आपको पढ़ना है 1-2 बार, इसको समझना है, इसे कोई याद नहीं करना है। इससे जो क्वेश्चंस अराइज होंगे, जो MCQ, उसको आपको एग्जाम में टिक करना है सही सही। इसे पढ़ते रहिएगा तो जो क्वेश्चन इससे बनेंगे वो आप ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा, बस इसको पढ़ना है। जैसे अनुच्छेद 347 है, राष्ट्रपति की शक्ति। यदि किसी राज्य की जनसंख्या का एक पर्याप्त भाग यह चाहता है कि उनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राज्य में आधिकारिक मान्यता दी जाए, तो वे राष्ट्रपति के पास आवेदन कर सकते हैं। समझ में आया? आधिकारिक निर्देश। यदि राष्ट्रपति संतुष्ट है कि ऐसी मांग जायज़ है, तो वे निर्देश दे सकते हैं कि उस भाषा को पूरे राज्य में या राज्य के किसी विशेष क्षेत्र में उन उद्देश्यों के लिए जिन्हें राष्ट्रपति निर्दिष्ट करे, राजभाषा के रूप में आधिकारिक मान्यता दी जाए। इसका मूल सारांश क्या है इस अनुच्छेद का, कि अगर राज्य विशेष के अंतर्गत किसी समूह के द्वारा वहाँ बोली जाने वाली किसी भाषा को के बारे में अगर मान्यता मांगी जाए, तो राज्यपाल राष्ट्रपति के पूर्व आदेश से यह देखी जाएगी कि उसके बोलने वाले उस भाषा को बोलने वाले लोगों की संख्या में मतलब अधिक है या कम है, उसके अनुसार वो मान्यता देंगे। वो पहले निरीक्षण करेंगे कि हाँ, इसे बहुत लोग वहाँ पर बोलते हैं, तो उस राज्य विशेष के अंतर्गत उस भाषा को मान्यता दी जाएगी। अब हम लोग पढ़ते हैं सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद 348। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 348 न्यायपालिका विशेष रूप से उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में प्रयोग की जाने वाली भाषा से संबंधित है। यह अनुच्छेद राजभाषा परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह भाषा के अपवाद के रूप में कार्य करता है। अब हम लोग इसको विस्तार से पढ़ेंगे कि क्या है। एक है इसके पहला बिंदु है अनिवार्य अंग्रेजी। जब तक संसद कानून बनाकर कोई अन्य व्यवस्था ना करे, तब तक निम्नलिखित कार्य केवल अंग्रेजी भाषा में होंगे। उच्चतम न्यायालय और सभी उच्च न्यायालयों की कार्रवाई, जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की जो कार्रवाइयाँ होती है, वहाँ पर अंग्रेजी का प्रयोग किया जाएगा। संसद या राज्य विधानमंडलों में पेश किए जाने वाले सभी विधेयक और उनके संशोधन, जो बिल्स पेश किए जाते हैं विधानमंडल में और संसद में, पार्लियामेंट में, वो सभी अंग्रेजी में होंगे। संसद या राज्यों द्वारा पारित अधिनियम और राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश, जो संसद और राज्यों द्वारा जो पारित अधिनियम है वो भी अंग्रेजी में पारित किए जाएंगे। और जब संसद सत्र में नहीं रहता है, उस समय राष्ट्रपति या राज्यपाल अध्यादेश निकालते हैं, तो वो उसकी भी भाषा क्या होगी? अंग्रेजी होगी। संविधान के तहत जारी किए गए सभी आदेश, नियम, विनियम और उपविधियाँ सभी अंग्रेजी भाषा में किए जाएंगे। यही 348 के पहले बिंदु में बोला गया है कि इसे आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की भाषा अंग्रेजी और विधानमंडल और पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव और मतलब विधानमंडल और संसद की भाषा क्या होगी? अंग्रेजी होगी। और वहाँ जो पेश किए जाते हैं बिल्स, जो एक्ट बनते हैं, सभी अंग्रेजी में बनेंगे। और जो उनके पश्चात जो आदेश निकलते हैं, नियम निकलते हैं, विनियम, उपविधियाँ सभी अंग्रेजी में ही बनेंगे। दूसरे नंबर बिंदु में कहा गया है कि राज्यपाल की शक्ति और राष्ट्रपति की सहमति। किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उस राज्य के उच्च न्यायालय की कार्यवाही में हिंदी या उस राज्य की किसी अन्य भाषा के प्रयोग की अनुमति दे सकता है। पहले बिंदु में क्या पढ़े हम लोगों ने? क्या कार्रवाई क्या होगी? अंग्रेजी में होगी। लेकिन अगर राज्यपाल चाहे, दूसरे बिंदु में बोला जा रहा है कि राज्यपाल चाहे तो राष्ट्रपति के पूर्व सहमति से उस राज्य के हाई कोर्ट में कार्रवाई में हिंदी या उस राज्य की किसी अन्य राजभाषा के प्रयोग की अनुमति दे सकता है। जैसे पश्चिम बंगाल का उदाहरण ले लेते हैं। यहाँ का राज्यपाल अगर चाहे तो राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से यहाँ के हाई कोर्ट में
हिंदी का और इस राज्य की प्रादेशिक भाषा का प्रयोग करने की अनुमति दे सकता है। लेकिन इसमें एक नोट है, लेकिन न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय, डिक्री या आदेश केवल अंग्रेजी में ही रहेंगे जब तक संसद कानून ना बदले। क्योंकि ये जो डिक्री है, आदेश है, निर्णय है, इसको फर्दर चैलेंज किया जाता है सुप्रीम कोर्ट में। और मैंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की भाषा अंग्रेजी होती है, इसलिए जो निर्णय, डिक्री या आदेश निकलते हैं वो अंग्रेजी में ही निकलते हैं, भले वहाँ पर पेशी हिंदी में या उस राज्य की राजभाषा में हो जाए। समझ में आया? समझ में आया तो कमेंट कीजिएगा कि हाँ समझ में आ रहा है, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को जो राजभाषा एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और लाइक कीजिए, और नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वैसे ये बोलना अच्छा नहीं लगता है कि सब्सक्राइब कीजिए वगैरह वगैरह, फिर भी बोल दिया करते हैं, क्या ही चला जाएगा बोलने से। चलिए हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। इस बार हम लोग पढ़ेंगे 348 के तीसरे बिंदु में क्या लिखा गया है। इसमें मूलतः 3 बिंदुओं पर चर्चा है। 2 बिंदुओं को हम लोगों ने देख लिया। पहला बिंदु था सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की भाषा अंग्रेजी, वह विधानमंडल, संसद की भाषा अंग्रेजी। विधानमंडल, संसद में पेश किए गए सभी बिल्स, उससे पश्चात बनने वाले एक्ट सभी अंग्रेजी में निकलेंगे। तत्पश्चात जो आदेश आएंगे, नियम, विनियम, उपविधियाँ सभी अंग्रेजी में बनेगी। दूसरे में पढ़ा कि राज्यपाल किसी राज्य के उच्च न्यायालय में राष्ट्रपति के परमिशन से हिंदी और उस राज्य की राजभाषा का प्रयोग कर सकता है, परंतु आदेश, निर्णय, डिक्री अंग्रेजी में ही निकलेंगे। तीसरे बिंदु में है विधेयकों का प्राधिकृत पाठ। यदि किसी राज्य ने अपने विधानसभा कार्य के लिए हिंदी या किसी अन्य भाषा को चुना है तो भी उन विधेयकों या अधिनियमों का अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित किया जाएगा, जिसे प्राधिकृत पाठ माना जाएगा। अब देखिए, जैसे विधानसभा है कहीं का, अगर उसने विधानसभा में, जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि संसद और विधानमंडल में सभी अंग्रेजी में कार्य होंगे, लेकिन कोई विधानसभा है वहाँ हिंदी या किसी अन्य भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, तो भी उन विधेयकों या अधिनियमों का अंग्रेजी अनुवाद दिया जाएगा। आप भले ही कार्य अपनी भाषा या हिंदी में कर ले, लेकिन जो बिल्स आपने पेश किए हैं, तत्पश्चात जो एक्ट्स बने हैं, अधिनियम बने हैं, उसका अंग्रेजी अनुवाद दीजिए, और उसे ही प्राधिकृत पाठ माना जाएगा, उसे ही ऑथेंटिक माना जाएगा। आर्टिकल 348 आपको समझ में आया होगा, आशा करते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं 349। इसमें बोला गया है पहले बिंदु पर, भाषा संबंधी कानून के लिए पूर्व अनुमति। यदि संसद में भाषा से संबंधित कोई भी विधेयक या संशोधन पेश करना हो, विशेष रूप से अनुच्छेद 348 के उद्देश्यों के लिए, तो उसे पेश करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी लेना अनिवार्य है। सिंपल सी बात है कि अगर भाषा संबंधी कोई भी आप कानून के लिए आप संसद या विधानमंडल में विधेयक पेश करते हैं, तो सबसे पहले आपको राष्ट्रपति की प्रायर सैंक्शन चाहिए, तभी आप बिल को ला सकते हैं। मतलब यहाँ बिल लाने के लिए भी आपको राष्ट्रपति की पूर्वानुमति लगेगी। दूसरा में बोला गया है राष्ट्रपति की भूमिका। राष्ट्रपति ऐसे किसी भी विधेयक को मंजूरी देने से पहले अनुच्छेद 344 के तहत गठित राजभाषा आयोग की सिफारिशों पर विचार करेगा। उन सिफारिशों पर बनी संसदीय राजभाषा समिति का रिपोर्ट पर विचार करेंगे, तभी वो अपनी मंजूरी देंगे, पूर्व मंजूरी, अन्यथा नहीं देंगे। और राजभाषा आयोग में मैंने बताया था कौन होते हैं। राजभाषा आयोग में 8वीं अनुसूची में वर्णित भाषाओं के प्रतिनिधि होते हैं। जैसे आपने बोला, जैसे कोई आप बिल ला रहे हैं कि पूरे देश में हिंदी को लागू कर दिया जाए, समझ लिए, तो ये भाषा संबंधी विधेयक है कि नहीं? भाषा संबंधी बिल है ये। तो इसे लाने के लिए पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ेगी। राष्ट्रपति से आप अनुमति लेने गए, राष्ट्रपति अब क्या करेगा, आयोग में वर्णित जो आयोग से सिफारिश लेगा। और आयोग में सदस्य कौन है? जो 22 भाषाएं हैं उनके सदस्य अपनी सिफारिश देंगे राष्ट्रपति को। और जो 22 सदस्य हैं वो तो अलग अलग भाषाओं के प्रतिनिधि हैं, तो क्यों चाहेंगे कि मेरी भाषा का अस्तित्व समाप्त हो जाए और हिंदी पूरे देश में लागू हो जाए।
इसलिए ये बिल कभी पास नहीं होता, कभी पेश ही नहीं किया जा सकता है संसद के पटल पर। समझ गए क्यों? क्योंकि जो आयोग सिफारिश देगा वहीं तो ये लोग, ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो ये ना चाहेंगे कि हिंदी आ जाए और उनकी भाषा का अस्तित्व समाप्त हो जाए। इसलिए इस प्रकार के बिल की अनुमति राष्ट्रपति से कभी नहीं मिलती। अब हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 350। इसमें बोला गया है शिकायत निवारण की भाषा। कोई भी व्यक्ति अपनी किसी भी शिकायत या व्यथा के निवारण के लिए संघ या राज्य के किसी भी अधिकारी को ऐसी किसी भी भाषा में आवेदन दे सकता है जो संघ या राज्य में प्रयोग की जाती है। तो बता दें, संघ में कौन सी भाषा प्रयोग की जाती है? हिंदी और अंग्रेजी। और राज्य में राज्य की भाषा या हिंदी या अंग्रेजी। जैसे आप केंद्र सरकार को कोई पत्र लिखिएगा शिकायत संबंधी या कुछ और संबंधी लिखिएगा, तो केंद्र सरकार की भाषा क्या है? हिंदी और अंग्रेजी। तो आप इन दोनों भाषाओं में लिख सकते हैं। और अगर आप किसी स्टेट सरकार को लिखिएगा तो उस स्टेट की जो भाषा है, प्रादेशिक भाषा, उसमें या हिंदी में या अंग्रेजी में। समझ में आया? सरल शब्दों में अगर आपको कोई समस्या है तो आप अपनी मातृभाषा में शिकायत दर्ज कर सकते हैं। सरकार उसे लेने से मना नहीं कर सकती। इसमें एक और बिंदु है, जिसके दो बिंदु हैं। अनुच्छेद 350 का क, इसमें बोला गया है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा। यह खंड 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा जोड़ा गया था। इसके अनुसार राज्य यह प्रयास करेगा कि भाषाई अल्पसंख्यक समूहों के बच्चों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने के लिए पर्याप्त सुविधा दी जाए। इसका भी एक उदाहरण दे देते हैं। जैसे पश्चिम बंगाल में हिंदी भाषी लोग अल्पसंख्यक हैं, क्योंकि वहाँ पर बांग्ला भाषी लोग अधिक रहते हैं। तो वहाँ पर राज्य सरकार का यह दायित्व है कि हिंदी भाषी लोगों के लिए प्राइमरी एजुकेशन उनकी मातृभाषा में हो। इसीलिए वो हिंदी स्कूल्स खोलते हैं और हम लोगों ने हिंदी में शिक्षा ग्रहण की है पश्चिम बंगाल में रहते हुए। समझ में आया? इसके बाद 350 के ख में बोला गया है भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी। यह भी 1956 में जोड़ा गया था। इसके तहत राष्ट्रपति भाषाई अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति करेंगे। यह अधिकारी राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपेगा, जिसे संसद में रखा जाएगा। राष्ट्रपति एक ऑफिसर की नियुक्ति करेंगे माइनॉरिटी लोगों के लिए, जो निरीक्षण करेगा, रिपोर्ट बनाएगा और राष्ट्रपति को भेजेगा। और राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद के पटलों पर रखेगा कि क्या सुधार किया जा सकता है, और उसकी एक कॉपी राज्य सरकारों को भी भेजेगा। अब हम लोग संवैधानिक अनुच्छेद के अंतिम अनुच्छेद को पढ़ने जा रहे हैं। यह संवैधानिक अनुच्छेद का जो मूल सार है उसी की चर्चा करता है। यह अनुच्छेद संघ केंद्र सरकार का कर्तव्य निर्धारित करता है कि प्रसार बढ़ाना। संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए। संघ का कर्तव्य मतलब केंद्र सरकार का यह कर्तव्य है कि वह हिंदी का प्रसार बढ़ाए। इसीलिए हम लोगों की नियुक्ति होती है, राजभाषा अधिकारियों की नियुक्ति होती है। राजभाषा अधिकारी की नियुक्ति बैंक में होती है। हिंदी अनुवादकों की नियुक्ति अनदर फील्ड में होती है। हमारा कर्तव्य होता है कि हिंदी के प्रसार को बढ़ाए, विकास करना। हिंदी का इस प्रकार विकास करे कि वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। और इसमें बोला गया है कि केंद्र सरकार का यह दायित्व है कि हिंदी का विकास इस प्रकार करे कि वह सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। मतलब किसी भाषा को समाप्त कर अपनी वर्चस्व कायम करना इसका लक्ष्य नहीं है, बल्कि सभी भाषाओं को साथ में लेकर चलना इसका मूल सार है। शब्द भंडार। हिंदी की आत्मीयता में हस्तक्षेप किए बिना इसके शब्द भंडार के लिए मुख्य रूप से संस्कृत से और गौण रूप से अन्य भारतीय भाषाओं से शब्द ग्रहण किए जाए। 351 में बोला गया है कि हिंदी का प्रचार करे, इस प्रकार करे कि यह सभी को साथ लेकर चले, सामाजिक संस्कृति के सभी
संस्कृति के तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। और हिंदी ने सभी भाषाओं के लिए अपने जो द्वार है खोल कर रखे हैं। मतलब इसमें आप अन्य भाषाओं के भी शब्दों को ग्रहण कर सकते हैं। ये नहीं कि दूसरी भाषाओं के शब्दों का ग्रहण नहीं किया जाता है। इसमें अंग्रेजी के भी शब्दों का ग्रहण है, उर्दू के भी शब्दों का ग्रहण है, बहुत सी भाषाओं के शब्दों का ग्रहण है हिंदी में। तो आप समझ सकते हैं कि हिंदी सभी भाषाओं को साथ लेकर चलना चाहती है। यही अनुच्छेद 351 का सार है। अब हम लोग पढ़ेंगे 343 से 351 जो ये अनुच्छेद है, 9 अनुच्छेद है, उसका संक्षिप्त क्या है। देखिए 343 संघ की राजभाषा। 343 क्या है? संघ की राजभाषा के बारे में बताता है। 344 है राजभाषा आयोग और समिति की गठन के बारे में बताता है। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे कि राजभाषा आयोग की चर्चा संविधान के किस अनुच्छेद में है। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। राजभाषा से कठिन क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। 345 है राज्यों की राजभाषा। ये अंतिम, आप लास्ट टाइम में इसको देख कर जा सकते हैं जिससे आपका एग्जाम अच्छा हो। 345 में है राज्यों की राजभाषा की चर्चा है। 346 में है पत्राचार की भाषा। 347 में है जनसंख्या के अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा की मांग। और 348 में है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट न्यायालयों की भाषा अंग्रेजी होगी। 349 में है भाषा संबंधी कानून बनाने के लिए विशेष प्रावधान। 350 में है शिकायत निवारण और मातृभाषा में शिक्षा। और 351 में है क्या है? हिंदी का विकास हम लोग कैसे करेंगे, प्रचार प्रसार कैसे करेंगे जिससे वो सभी भाषाओं को साथ लेकर चले, सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। तो ये हम लोगों का संवैधानिक अनुच्छेद यहीं समाप्त होता है। 120 और 210 मैंने सेकंड क्लास में डिस्कस किया था और यहाँ पर 343 से 351 मैंने डिस्कस कर लिया। और एक क्वेश्चन जहाँ से बनता है वो बता दूँ। ये टोटल 4 चैप्टर्स हैं। पहले चैप्टर में 4 आर्टिकल्स आते हैं, 120, 210, 343, 344। दूसरे में 3 आर्टिकल्स आते हैं, 345, 46, 47। तीसरे में 2 आर्टिकल्स आते हैं, 348, 349। और चौथे चैप्टर में 2 आर्टिकल्स आते हैं, 350, 351। इसमें से भी क्वेश्चंस बनता है, इसलिए मैंने बता दिया। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये वीडियो कैसी लगी, आप लोगों को हेल्पफुल हो तो कमेंट कीजिएगा, नहीं हेल्पफुल हो तो फिर भी कमेंट कीजिएगा। और इसका PDF चाहिए तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है टेलीग्राम का, वहाँ पर डाल दूँगा। आप वहाँ से जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं या हैंड रिटन नोट्स भी बना सकते हैं जो आपके लिए हेल्पफुल होगी। इसमें से बहुत काट छाट कर आप हैंड रिटन नोट्स भी बना सकते हैं। मैंने तो बहुत बड़ा लिख दिया है। इतना बस आपको पढ़ना है, कुछ याद नहीं करना है। मैं बार बार बोलता हूँ कि अब हम लोगों की याद करने की जो मेमोरी है वो शेष हो चुकी है। इस स्टेज पे हम लोग सिर्फ पढ़ ही सकते हैं और सुन सकते हैं। तो जितना हो सके सुनिए और पढ़िए, आपको याद ज़रूर रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगेन आप लोगों को विश कर देता हूँ आपके एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे जाए, आप जल्द से जल्द एक राजभाषा अधिकारी बन जाए और हिंदी के प्रचार प्रसार में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। और नेक्स्ट वीडियो आएगी कि राजभाषा अधिकारी के क्या कर्तव्य होते हैं एक डिपार्टमेंट में। और आप लोग उस वीडियो को देखकर हैरान हो जाइएगा, क्योंकि राजभाषा अधिकारी एक 1 मैन आर्मी है। मतलब समझिए, आपको हिंदी के प्रचार प्रसार का दायित्व तो दिया जा रहा है और हिंदी कोई पढ़ना नहीं चाहता। यहाँ तक कि हिंदी में पढ़े हुए लोग भी इंग्लिश में काम कर रहे हैं। तो सोचिए कितना कठिन कार्य है आपका। आपको सारा दायित्व तो आप ही के ऊपर रहेगा। आप अपने कार्य को देखते हुए आपको दूसरे के भी कार्य को करना पड़ेगा और आप कभी ना नहीं बोल सकते हैं। चलिए इतना हिंट दे दिया। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि एक राजभाषा अधिकारी का कर्तव्य क्या होता है। किसी ने कमेंट किया था कि राजभाषा अधिकारी के कर्तव्य के बारे में एक वीडियो बनाइए, उसके कार्य क्या होते हैं, वर्क प्रोफाइल। अभी मैंने हिंट दे दिया, नेक्स्ट वीडियो में पूरा बताऊँगा कि वो उसके लिए क्या क्या करना ज़रूरी है और उसे करना ही पड़ता है। ये ट्रेनिंग के दौरान मैं जाना हूँ कि क्या क्या उसके जॉब्स हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगेन लाइक ज़रूर कीजिएगा
और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा। सी यू ऑल ऑफ यू।